Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो क्लासिकल मैकेनिक्स की इस सीरीज में हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स के कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि होंगे आईआईटी जैम और सीयूईटी पीजी 2025 के लिए। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी जैम और सीयूईटी पीजी 2025 एग्जाम की, तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके पहले मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूँ ईएमटी की प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज, जो कि 10 मिनट कंसेप्ट नाम से है, जिसमें मैंने 10 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। तो जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं अभी आईआईटी जैम और सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन के लिए, ये आपकी आईआईटी जैम और सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है आईआईटी जैम और सीयूईटी पीजी एग्जाम की, तो उसके लिए आप मेरा ऐप निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पर आपको आईआईटी जैम और सीयूईटी पीजी से रिलेटेड कोर्सेज अवेलेबल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेशर से। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर जो है फोर्स पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप बोल लो फोर्स पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया, या फोर्स परपेंडिकुलर है ये एरिया के। यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? आप इसको ऐसे लिख सकते हो, तो एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, या आप इसको ऐसे लिख लो, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो फोर्स के हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि दोनों चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये ओवरऑल प्रेशर की वैल्यू लिखी हुई है एवरेज, जहां पर आपको लिखा हुआ है डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा ए। यदि हमें इंस्टेंटेनियस किसी पॉइंट के ऊपर डिफाइन करना है तो उस एरिया को छोटा करना पड़ेगा। एरिया को छोटा करना पड़ेगा तो लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू 0, यानी कि छोटा करते ला रहे हो। और जब आप ऐसा करते हो तो ये जो डेल्टा वाला लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हो डी एफ अपॉन डी ए। तो ये किसी पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस एरिया हो जाता है। एरिया और फोर्स की वैल्यू हो जाती है जिससे प्रेशर निकाल लिया जाता है, तो ये है इंस्टेंटेनियस। इसके अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है पास्कल के। पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने स्टार्टिंग की थी फ्लूइड मैकेनिक्स। और इसी तरह से क्योंकि पास्कल छोटी यूनिट है, तब प्रेशर जो है कई बार बहुत ज्यादा वैल्यू देता है, तो इसलिए हम इसकी यूनिट बार में लिखते हैं, बार। और 1 बार इक्वल्स टू होता है 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पास्कल भी बोल सकते हो, 1 बार इक्वल्स टू 10 पावर 5 पास्कल। प्रेशर का डेप्थ के साथ वेरिएशन होता है, P इक्वल्स टू रो जी एच। और ये है किसके लिए? डेप्थ के लिए। किसके लिए? डेप्थ के लिए। मतलब आप अगर गहराई में जाओ, मतलब आप अगर आप बात कर रहे हो एक कंटेनर की, कंटेनर में जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे तो प्रेशर की वैल्यू क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। और हाइट के लिए जो ये वैल्यू होती है ये माइनस एच के प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना, आप पहाड़ों में जाते जाओगे तो प्रेशर कम होता जाएगा। रीजन बीइंग की जो हाइट के साथ ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या है? कम होता जाता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ। ये जो मैंने लिखा P इक्वल्स टू रो जी एच, या P इक्वल्स टू P प्रोपोर्शनल टू माइनस एच, ये लिखा है हाइड्रोस्टैटिक लॉ बोलते हैं। ये जो है ये किसके लिए? डेप्थ के लिए। और ये किसके लिए? ये है हाइट के लिए। मतलब आप ऊपर जाओ तो डेप्थ में जाओगे हमेशा प्रेशर बढ़ेगा। आपने फील भी किया होगा कई बार, जब आप घर के या किसी बिल्डिंग के बेसमेंट में जाते हो तो प्रेशर वहां पे इंक्रीज होता है ना, और जब ऊपर जाते हो तो प्रेशर कम होने लगता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक नाम की चीज होती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? हमारी सराउंडिंग जो हमारे ऊपर प्रेशर लगा रही, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है वो होती है 101 325 101325। और अगर इसको आपको सिंप्लीफाई करके लिखना है तो 1.01325 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर करके लिख सकते हो। 1.01325 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ आपको। ये जो मैंने हाइड्रोस्टैटिक लॉ का फॉर्मूला लिखा ना, ये जो फॉर्मूला लिखा मैंने, कौन सा? हाइड्रोस्टैटिक लॉ। तो ये हाइड्रोस्टैटिक लॉ का फॉर्मूला जो मैंने लिखा P इक्वल्स टू रो जी एच। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं H इक्वल्स टू P अपॉन रो जी, तो ये जो H है इसको हम कहते हैं प्रेशर हेड। इस H को हम कहते हैं प्रेशर हेड। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रेशर हेड। यहाँ पर जो हेड है, हेड, इसकी जो यूनिट होगी वो किसमें होगी? या तो हाइट की यूनिट होगी। इसकी यूनिट किसकी होगी? हाइट की, यानी कि मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, कुछ भी यूनिट हो सकती है। आप घर में पानी की मोटर लाएंगे तो पानी की मोटर प्रेशर नहीं बताती, या कहीं भी आप डैम पे देखेंगे तो वो प्रेशर नहीं बताएगा, वो बताएगा कि इस डैम का हेड इतना है। हेड इनडायरेक्टली बात कर रहा है प्रेशर की, मतलब कितनी हाइट तक पानी उठाया जा सकता है, तो उसको हेड में लिखा। तो ये जो है इसको बोलते हैं प्रेशर हेड। क्या बोलते हैं? प्रेशर हेड। अब आपने ये लिखा देखा होगा, यहाँ पर भी इवन आप लिखा देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 एटमॉस्फेरिक को 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी लिखा होगा।
तो इसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है P इक्वल्स टू रो जी एच। अब मेरे को इसको मर्क्यूरी के हेड में कन्वर्ट करना है, इसके हेड में कन्वर्ट करना है मर्क्यूरी में। P की जो वैल्यू एटमॉस्फेयर के लिए कितनी है 101325 है ना, 325। और रो की जो वैल्यू है मर्क्यूरी के लिए अगर बात करें तो मर्क्यूरी के लिए रो की वैल्यू कितनी लेते हैं हम 750 लेते हैं, 750 mm है ना, या 760 भी ले सकते हो, 760 या 750 दो में से एक वैल्यू ली जाती है। तो 750 मैंने ले लिया और ये लिया मैंने किसमें, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। जी की जो वैल्यू है वो मैंने ले ली 10 और एच की वैल्यू यहाँ से मैं निकाल, देखो एच की वैल्यू निकालूंगा वो क्या बनेगी, वो बनेगी 101325 डिवाइड कर दिया इसको मैंने 750 से और इसको डिवाइड कर दिया मैंने 10 से, ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया मैंने 10 से। तो यहाँ एच की जो वैल्यू आ गई, एच की जो वैल्यू आ गई 76 आनी चाहिए ना, 101 रो। डेंसिटी की वैल्यू गलत लिखी है, डेंसिटी मैंने गलत लिखा है, उल्टा लिख दिया मैंने। डेंसिटी जो होती है इसकी वो होती है 13600 मर्क्यूरी की, 13600, ये जी हो गया और ये एच हो गया। अब देखो तो 101325 और ये हो गया 13600 और इंटू 10, देखो अब क्या आंसर आएगा 101325 को डिवाइड कर रहा हूँ मैं 13600 से और इसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं 10 से, तो ये अप्रोक्सीमेटली 750 आता है। 13625 कहीं पर 13335 होता है, तो ये अप्रोक्सीमेटली आंसर आता है 750, 750। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 76 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसको ये पॉइंट में आता है, पॉइंट में, और ये मीटर में आता है। तो इसको हम अगर एमएम में कन्वर्ट करें तो एमएम में इसकी वैल्यू हो जाती है 750 mm ऑफ एच जी। कई बुक्स में 750 होता है, कई बुक्स में 760 होता है, वो वेरी करता है जहां पर आप जी की वैल्यू 9.8 ले रहे हो और जहां पर जो रो है डेंसिटी जो है मर्क्यूरी के लिए उसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिख रहे हो। और अगर आपको इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर में इसको लिखा जाता है 75 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, या आप इसको लिख सकते हो 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। तो ये रटने की जरूरत नहीं है, ये समझ में आ जाएगा, समझ में आ गया होगा कि ये कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि आपको वाटर के हाइट, वाटर के उसमें रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करना है तो वाटर के उसमें P इक्वल्स टू रो जी एच, तो P की वैल्यू कितनी होगी 101325, तो वाटर के लिए कितना होता है 1000, और G की वैल्यू अगर आप 10 ले रहे हो तो H जो वाटर के फॉर्म में निकालोगे तो 101325 और डिवाइड कर दो इसको 10,000 से, तो ये बन जाएगा 10.13। तो वाटर के लिए मीटर में, यानी कि जो वाटर हेड है, अब जो प्रेशर हेड है वाटर के टर्म्स में आपने लिख लिया तो वो कितना हो गया 10.32, इसका एग्जैक्ट वैल्यू आती है अगर 9.82 लेते हो तो 10.32 आता है। तो इस तरह से आप इनको कन्वर्ट करते हो। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि 1 एटमॉस्फेरिक, तो 1 एटमॉस्फेरिक तो आप किस किस के इक्वल लिख सकते हो 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, 75 भी लिख सकते हो, वो डिपेंड करता है क्या वैल्यू है। आप इसको वाटर हेड के फॉर्म में भी लिख सकते हो 10.3 मीटर ऑफ वाटर, और आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है 101325 वो भी लिख सकते हो ना। तो इस तरह से ये कन्वर्जन होते हैं। वीडियो में आगे कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूईटी पीजी 2025 फिजिक्स एग्जाम के लिए तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं मंजिल 2025 सीयूईटी पीजी और फिजिक्स एग्जामिनेशन। इस बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, साथ ही साथ 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये बैच अवेलेबल होगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी है। साथ ही साथ अगर आप आईआईटी जैम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं लक्ष्य आईआईटी जैम 2025 बैच, जिसमें स्पेसिफिकली जो है वो क्लासेस रहेंगी, एक्सक्लूसिवली क्लासेस रहेंगी आईआईटी जैम के लिए, और साथ ही साथ आपकी टिफर के जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी इसमें हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं श्रेष्ठा बैच, जिसमें आपको डिटेल्ड प्रिपरेशन कराई जाएगी सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन 2024 दिसंबर और गेट 2025 एग्जाम की। और अगर आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं सीएसआईआर नेट एग्जाम के लिए, जस्ट एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं विजय श्री बैच, जो कि सीएसआईआर नेट, गेट और जेस्ट एग्जाम के लिए है। साथ ही साथ अगर आप टिफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूजफुल होगा। इस बैच में आपको 1200 प्लस क्वेश्चंस, साथ ही साथ फॉर्मूला रिवीजन भी कराए जाएंगे। ये सभी बैच आपको अवेलेबल होंगे निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एज वेल एज लिंक जो है इसका वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एक चीज होती है गेज प्रेशर। गेज प्रेशर को मैं आगे समझाऊंगा आपको, उसके पहले ये डायग्राम देखो।
तो जब भी हम किसी चीज को मेजर करते हैं, प्रेशर इज अ मेजरेबल क्वांटिटी, उसको मेजर करना, मेजर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो मैंने ये जो है ये बेस दिखाया हुआ है, इसको रेफरेंस ले, ये क्या ले लिया रेफरेंस। मैंने कहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर है जो हमारी सराउंडिंग, हमारी सराउंडिंग जो भी प्रेशर लगा रही है रेफरेंस के रेस्पेक्ट में उसकी वैल्यू कहीं यहाँ पर आ, तो उसको मैंने लिखा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या लिखा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मान, ध्यान से सुनना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मानकर उसके ऊपर मेजर किया गया प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा वैल्यू है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मानकर उसके ऊपर मेजर किया गया प्रेशर कहलाता है गेज प्रेशर। क्या कहलाता है? गेज प्रेशर। तो यहाँ देखो ये लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी, तो इसके ऊपर चल रहा है वो गेज प्रेशर है, ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो समेशन हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गॉज प्रेशर का। तो अगर गॉज प्रेशर निकालना है तो वो किसके बराबर हो जाएगा? एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी तरह से यदि प्रेशर नेगेटिव आ जाए, मतलब आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर, एटमॉस्फेरिक जो आपने जो क्या बोलते हैं उसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आपने रेफरेंस लिया हुआ है और आपने जो रेफरेंस मेजर किया जो आपके प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उससे वो वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो नेगेटिव अगर उससे वैल्यू आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर। कौन सा प्रेशर बोलते हैं? वैक्यूम प्रेशर। तो यहाँ पर ये यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई एटमॉस्फेरिक, और ये जो डिस्टेंस हो गई ये कौन सी डिस्टेंस हो गई? वैक्यूम। तो ये जो रिमेनिंग बचेगा ये क्या बचेगा? एब्सोल्यूट प्रेशर बचेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एब्सोल्यूट प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक में से आपने माइनस कर दिया किसको? वैक्यूम। पॉजिटिव आ रहा है दैट इज नोन एज गॉज, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो कौन सा है? वैक्यूम प्रेशर। ठीक, गॉज प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस लेकर उसके ऊपर जो आप प्रेशर मेजर कर रहे हो दैट इज नोन एज गॉज प्रेशर, उसके जो नीचे मेजर हो रहा है दैट इज नोन एज वैक्यूम प्रेशर। आइसोथर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसका फॉर्मूला याद रख लो, ज्यादा डेप्थ में जाना नहीं। तो उसका फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू पी नॉट। पी नॉट का मतलब जो ग्राउंड लेवल पर प्रेशर है वो P इक्वल्स टू पी नॉट ई पावर माइनस पी नॉट, पी नॉट जी एच अपॉन पी नॉट, रो नॉट है, रो नॉट जी एच अपॉन पी नॉट। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, मैनोमीटर। मैनोमीटर वो डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम एक फ्लूइड के, मैनोमीटर वो डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम फ्लूइड के किसी भी पॉइंट पर गॉज प्रेशर मेजर कर सकते हैं। ध्यान रखना यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट बात, किसको मेजर कर सकते हैं? गॉज प्रेशर। यहाँ पर गैस लिखा हुआ है, तो मैंने वर्ड बोला फ्लूइड। फ्लूइड कैन बी लिक्विड और फ्लूइड कैन बी गैस। फ्लूइड जो होता है वो लिक्विड भी हो सकता है और वो गैस भी हो सकता है, तो हम लिक्विड में भी और गैस में भी दोनों के लिए ही उसका जो गॉज प्रेशर है वो मेजर कर सकते हैं। तो इसको आप करेक्ट कर लेना, फ्लूइड कर लेना इसको, फ्लूइड। तो ये फ्लूइड के लिए भी है, गैस के लिए भी है और ये लिक्विड के लिए भी, दोनों का ये मेजर कर सकता है, यूज टू मेजर गॉज प्रेशर। ठीक है, तो इफ एच इज द डिफरेंस, होता क्या है कि मैनोमीटर आपके पास अलग अलग तरह के होते हैं, एक होता है पीजोमेट्रिक, एक होता है आपके पास यूट्यूब मैनोमीटर। तो यूट्यूब मैनोमीटर अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो यूट्यूब मैनोमीटर कुछ इस तरह का बनाओ, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि इतने ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे नहीं, इसलिए मैं आपको ब्रीफ चीजें बता रहा हूँ। तो यहाँ पर कोई एक डिफरेंट, यहाँ पर जो फ्लूइड भरा हुआ है, मान लो यहाँ पर कोई फ्लूइड भरा हुआ है ए, तो ये जो ट्यूब है इसके अंदर जो फ्लूइड होगा वो ए नहीं होना चाहिए, यानी कि दोनों सेम फ्लूइड नहीं होने चाहिए। जो हाइट ली जाती है, जो एच का वैल्यू लिखी हुई है, इन दोनों जो लेवल है यहाँ पर, जो ये यू ट्यूब बनी हुई है, इस यू ट्यूब के अंदर दोनों लिम्स में यानी कि दोनों साइड में जो फ्लूइड भरा हुआ है उसका जो लेवल डिफरेंस है उसको कहते हैं एच, उसका जो लेवल डिफरेंस है उसको कहते हैं एच। तो गेज प्रेशर या गॉज प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? रो जी। ठीक है, एक प्रिंसिपल होता है उसको कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यदि कोई भी चीज किसी फ्लूइड में सबमर्ज है, डूब रही है तो उसका जो वेट है, बॉडी का जो वेट है वो बराबर हो जाता है डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के बराबर। जो भी फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा है उसके वेट के बराबर हो जाता है, और जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है और उसका जो वेट है उसको हम कहते हैं बायोंसी फोर्स। या आप ऐसा कह लो, आर्किमिडीज ने ऐसा कहा, जब भी किसी बॉडी को डुबोया जा रहा है किसी भी फ्लूइड के अंदर तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, जो वो फ्लूइड लगा रहा है उसके ऊपर एक जो रिएक्टेंट फोर्स उसके ऊपर एक फ्लूइड लगाता है, जिस फोर्स को कहते हैं बायोंसी फोर्स। ये बायोंसी फोर्स किसके बराबर होता है? वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ये किसके बराबर होता है? वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि जैसे मैंने यहाँ पर ये कोई बॉडी सबमर्ज की, ठीक है, तो इस बॉडी का वॉल्यूम हो सकता है लेट्स सपोज V,
ना। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है ए, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम हो जाएगा वो इस पूरी बॉडी का वो हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू इसकी हाइट जेड। तो इस बॉडी का जो मास होगा, मास किसके बराबर होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वो क्या होगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आ गया ये वाला ए इनटू जेड, और इस बॉडी की लेट्स सपोज डेंसिटी है रो, तो इस बॉडी का जो वेट होगा वो होगा v इंटू रो इंटू जी, बॉडी का जो वेट होगा वो होगा ए जेड सिग्मा जी या ए बी इंटू सिग्मा जी, ये बॉडी का वेट। अब बायोन्सी फोर्स का मतलब मैंने बोला कि वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, तो जब ये पानी के अंदर जाएगी तो कुछ पानी हटेगा या जो भी फ्लूइड है वो हटेगा, यानी कि इतना वॉल्यूम जो ये यहाँ पर था फ्लूइड का वो हट जाएगा। तो जितना डूबा सिर्फ वो कंसिडर करना है, तो लेट सपोज ये h हाइट तक डूबा है, तो h हाइट तक का जो वॉल्यूम है वो निकाल लो। वो कैसे निकालोगे, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है और इस हाइट से मल्टीप्लाई करो, तो वो क्या निकल जाएगा, मास निकल जाएगा उस हिस्से का जो डिस्प्लेस कर दिया, जितना पानी या जितना भी फ्लूइड डिस्प्लेस हो तो उस हिस्से का मास निकल गया, हाइट h और वो क्रॉस सेक्शन एरिया। अब वेट निकालना है, तो वेट मास निकालने के लिए क्या करोगे, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर, डेंसिटी किसकी, फ्लूइड, फ्लूइड की डेंसिटी अगर रो है तो वो फ्लूइड की डेंसिटी होगी, और जी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, वेट, वो क्या कहलाएगा, बायोन्सी फोर्स। बायोन्सी फोर्स हमेशा एक सेंटर पर काम करता है जिसको कहते हैं सेंटर ऑफ बायोन्सी। बायोन्सी फोर्स हमेशा एक सेंटर पर काम करता है जिसको कहते हैं सेंटर ऑफ बायोन्सी। सेंटर ऑफ बायोन्सी इज नथिंग बट जो भी हिस्सा डूबा हुआ है पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर, उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है उसको कहते हैं सेंटर ऑफ। वापस से सुनो, सेंटर ऑफ बायोन्सी क्या होता है, वो पॉइंट जो फ्लूइड के अंदर है उस हिस्से का जो सेंटर ऑफ मास होता है उसको कहते हैं सेंटर ऑफ बायोन्सी। सेंटर ऑफ बायोन्सी के ऊपर ही क्या काम करता है, उसके ऊपर ही बायोन्सी फोर्स काम करता है। इसी तरह से एक पॉइंट होता है जिसको कहते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर सीपी। सेंटर ऑफ प्रेशर वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर एक बॉडी के ऊपर जो टोटल फोर्स काम कर रहे हैं, जो डूब रही है या जो पानी के अंदर है या जो फ्लूइड के अंदर है, जितने भी फोर्स उस पर ऊपर काम कर रहे हैं उनके एक पॉइंट के ऊपर लगा हुआ माना जा सकता है, तो उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर इज द पॉइंट at which all the forces acting on that body can be considered as a resultant। तो resultant force जो है वो सेंटर ऑफ प्रेशर के ऊपर, जबकि सेंटर ऑफ बायोन्सी पे कौन लगेगा, सेंटर ऑफ बायोन्सी पे लगेगा केवल और केवल बायोन्सी फोर्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बायोन्सी फोर्स कैसे निकाल रहे हैं और वेट कैसे निकाल। अब जब कोई बॉडी एयर में है ना, और जब कोई बॉडी किसी लिक्विड में आ जाती है तो उसके वेट में डिफरेंस आ जाता है। वो वेट में डिफरेंस कैसे निकालते हैं, उस वेट में जो डिफरेंस है उसको कहते हैं अपरेंट वेट। वेट के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है उसको कहा जाता है अपरेंट वेट। तो अपरेंट वेट कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ बॉडी इन एयर। जैसे कि ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का जो वेट है वो एयर में, उसमें से माइनस कर दिया वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड, मतलब कि जो बायोन्सी फोर्स की वैल्यू हमने निकाली उसको माइनस कर दिया, तो उसको हम कहते हैं अपरेंट वेट। तो जैसे W की वैल्यू हमने यहाँ निकाली हुई है, W की वैल्यू कितनी है, V सिग्मा जी, और जो बायोन्सी फोर्स की वैल्यू हमने निकाली है वो है V रो जी। तो यहाँ इनमें से माइनस किया, V को कॉमन निकाल, V सेम भी हो सकता है ना, अगर पूरी बॉडी डूब जाएगी तो V उस केस में दोनों का सेम हो जाएगा, तो V दोनों का सेम भी हो सकता है। और जब हम अपरेंट वेट निकाल रहे हैं तो पूरी बॉडी एक बार एयर में और एक बार पूरी की पूरी बॉडी अंदर है, तो जिससे दोनों का वॉल्यूम सेम हो, सिर्फ डेंसिटी दोनों की अलग अलग। तो V सिग्मा जी, अगर मैं सिग्मा जी से बाहर निकाल लेता हूँ तो ये बन जाएगा 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा, और V सिग्मा जी किसके बराबर है, वेट ऑफ बॉडी। तो ये फॉर्मूला बन जाता है V W ब्रैकेट 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। तो ये अपरेंट वेट का फॉर्मूला है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बार बॉडी का वेट एयर में ले लो, एक बार बॉडी का वेट लिक्विड के अंदर निकाल लो, वॉल्यूम उस टाइम पूरा कंसिडर हो जाता है, उन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, अपरेंट वेट की वैल्यू आ जाती है। फिर आती है फ्लोटिंग बॉडी, यानी कोई बॉडी अगर तैर रही है तो उसमें फ्लोटेशन का लॉ लगता है, तो उसको कहते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्लोटेशन, ये भी आर्किमिडीज का प्रिंसिपल था। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्लोटेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन के अकॉर्डिंग वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल्स टू बायोन्सी फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, और आप इसको लिख सकते हो वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, है ना। और आप इसको क्या लिख सकते हो, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट ये हो गया V प्राइम रो जी, और जो वेट ऑफ बॉडी है वो हो गया V सिग्मा जी। तो यहाँ से आप दोनों वॉल्यूम जो है उनका रेशो भी निकाल सकते हैं, तो वो कितना आ जाएगा, V प्राइम, यानी कि जो वॉल्यूम बॉडी का लिक्विड के अंदर है वो, और V जो एक्चुअल वॉल्यूम है बॉडी का, उनका आप रेशो भी निकाल सकते हो। तो ये रेशो किसके बराबर आ गया, सिग्मा
अपॉन रो, सिग्मा अपॉन रो। सिग्मा जो है, सिग्मा ये है डेंसिटी बॉडी की, और जो रो है वो डेंसिटी है किसकी, फ्लूइड की। तो सिग्मा है डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी, और जो रो है वो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। और अगर बॉडी उसके अंदर तैर रही है, इसके अंदर फ्लूइड के अंदर, तो उसके लिए जरूरी है कि सिग्मा की वैल्यू या तो उसके बराबर हो या उससे कम, क्योंकि अगर सिग्मा की वैल्यू रो से ज्यादा होगी तो वो चीज डेफिनेटली उस फ्लूइड के अंदर डूबेगी ही डूबेगी, कोई नहीं बचा सकता। नेक्स्ट टॉपिक पे आइए, इक्विलिब्रियम की कंडीशन। इक्विलिब्रियम की कंडीशन, यदि कोई बॉडी लिक्विड के अंदर है, डूब रही है, तो उसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या बनती है। पहला कंडीशन है कि यदि सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बायंसी के नीचे आ जाए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बिलो द सेंटर ऑफ बायंसी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि ओवरऑल बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लेट सपोज ये कोई बॉडी है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये, और इतना हिस्सा इसका डूबा हुआ है, तो उस डूबे हुए हिस्से का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहलाता है सेंटर ऑफ बायंसी। तो यदि सेंटर ऑफ बायंसी नीचे है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है तो बॉडी अनस्टेबल होगी। और यदि बॉडी की ओवरऑल सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे चली जाती है सेंटर ऑफ बायंसी के, इसके नीचे चली जाती है सेंटर ऑफ बायंसी के, तो उस केस में बॉडी स्टेबल होती है। स्टेबल का मतलब मैं ऐसे धक्का मार दूं फिर वापस ऊपर जाएगी, ऐसे धक्का मार दूं फिर वापस ऊपर आ जाएगी, जैसा कि आप पानी के जग के साथ करते हैं ना। उसको पानी के जग को आप भरी हुई बाल्टी में डुबाओ ऐसे, फिर ऊपर आएगा, फिर ऐसे डुबो दो फिर ऊपर आ जाए, उल्टा करके, है ना। और यदि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर आ जाती है सेंटर ऑफ बायंसी के, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर आ जाती है सेंटर ऑफ बायंसी के, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, वो क्या कहलाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और यदि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बायंसी एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बायंसी एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। फिर आप लोगों ने एक दो मशीन सुनी होगी, हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक रैम, इस तरह की मशीन सुनी होगी। तो ये जितनी भी मशीन है, हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक रैम, ये सब काम करती है एक लॉ पर जिसको कहते हैं पास्कल्स लॉ। क्या कहते हैं, पास्कल्स लॉ। ये पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि यदि कोई भी फ्लूइड रेस्ट में है, इसके लिए कंडीशन है कि फ्लूइड रेस्ट में होना चाहिए। कोई भी फ्लूइड यदि रेस्ट में है तो उसके किसी भी एक पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर प्रेशर की जो डायरेक्शन है, हर डायरेक्शन में प्रेशर जो है, हर एक कोई भी फ्लूइड रेस्ट में है तो एक पॉइंट के ऊपर प्रेशर हर डायरेक्शन में क्या रहता है, सेम रहता है। प्रेशर हर डायरेक्शन में क्या रहता है, सेम रहता है। तो इसी लॉ के ऊपर ये मशीन काम करती है और इनसे भारी से भारी चीजें भी उठवा, जैसे आपने गाड़ी का हाइड्रोलिक जैक देखा हो, तो उस थोड़े से प्रेशर के साथ आप पूरी की पूरी गाड़ी को ऊपर उठा देते हो। वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है, वो पास्कल्स लॉ। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ एक छोटा सा सिलेंडर है, उस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, यहाँ इन दोनों के बीच में कोई लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पर वो वेट रखा हुआ है, भारी वाला वेट जो आपको उठाना है। तो यहाँ आप फोर्स लगाएंगे और ये वेट ऊपर उठ जाएगा। तो यहाँ पर प्रेशर जो होगा वो होगा P1, जो किसके बराबर होगा, F1 अपॉन A1। और यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो होगा P2, वो किसके बराबर होगा, F2 अपॉन A2। दोनों साइड प्रेशर बराबर हो जाएगा, प्रेशर बराबर हो जाएगा तो आप लिख दोगे F1 अपॉन A1 इक्वल्स टू F2 अपॉन A2। तो F2 यानी कि जो लोड आप उठा रहे हो उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, या कितना फोर्स लगाना है वो भी आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये भारी से भारी चीज को आप हाइड्रोलिक जो पावर है उसकी हेल्प से उठा सकते हो, दैट इज नोन एज पास्कल्स लॉ। अब यदि कोई एक्सिलरेटिंग फ्लूइड है, एक्सिलरेटिंग फ्लूइड के दो केस बनते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन और वर्टिकल एक्सेलरेशन। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन का केस जो आपको दिख रहा है ये, इस हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन के केस में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो प्रेशर का डिफरेंस है, प्रेशर का डिफरेंस जो है वो किसके बराबर है, रो इंटू एल इंटू। रो क्या है, जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी, एल क्या है, जो भी बॉडी है उसकी लेंथ, और ए का मतलब है एक्सेलरेशन। ए का मतलब है एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में जो प्रेशर है उसका जो फॉर्मूला है उसी से निकलेगा, यानी कि रो जी एच वाले से। तो यहाँ पर दो साइड एच की वैल्यू अलग अलग है, एच की वैल्यू हमेशा फ्री सरफेस से ली जाती है। फ्री सरफेस कौन सी सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है वो फ्री सरफेस। फ्री सरफेस वो सरफेस जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होती है उसको हम कहते हैं फ्री सरफेस। P2 माइनस P1 की वैल्यू H2 माइनस H1 रो जी। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है, ये फॉर्मूला बनता है A अपॉन जी इक्वल्स टू tan थीटा। A अपॉन जी इक्वल्स टू tan थीटा, और यहाँ से भी आप इसको लिख सकते हो A अपॉन जी H2 माइनस H1 अपॉन L। ये H2 माइनस H1 को हम कई बार Y भी लिख देते हैं, तो Y अपॉन, अगर जो कंटेनर है, ये जो कंटेनर है अभी जो हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन कर रहा था, अगर ये वर्टिकली मोशन करे, वर्टिकली मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन ना कर वर्टिकल, चाहे वो ऊपर जा रहा है और चाहे वो नीचे आ रहा है, तो अगर वो ऊपर जाएगा तो उसके लिए साइन लेंगे हम G प्लस ए। अगर वो वर्टिकल एक्सेलरेशन ए है ऊपर की तरफ तो उसके लिए लेंगे G प्लस ए, और अगर वो नीचे की तरफ आ रहा है तो उसके लिए हम लिखेंगे G माइनस।
तो प्लस माइनस है, लिफ्ट वाला कंसेप्ट है, ऊपर जाएगा तो प्लस, नीचे आएगा तो माइनस। इसी तरह से आपने घरों में मिक्सी चलाई होगी, जार चलाया हो, जूसर, उसमें आप देखोगे कि जूस एक साइड इकट्ठा होता जाता है, बीच में ऐसे एक पैराबोलिक शेप बन जाती है ना, पैराबोलिक शेप बन जाती है। तो पैराबोलिक शेप की जो हाइट होती है, पैराबोलिक शेप की जो हाइट होती है ये वाई, तो उस वाई को निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? वाई इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या है? जिस स्पीड से वो घूम रहा है, एक्स, एक्स क्या है? उसका जो सेंटर है वहां से डिस्टेंस, और अपॉन 2g, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g। फिर आती रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब जो भी डेंसिटी आपको निकालनी है किसी फ्लूइड के रेस्पेक्ट में, दैट इज नोन एज रिलेटिव। तो अगर कोई सब्सटेंस है उसकी वाटर के रेस्पेक्ट में डेंसिटी निकाल रहे हो तो उसको लिखते हैं रो सब्सटेंस अपॉन रो वाटर। ये फॉर्मूला बराबर होता है वेट ऑफ बॉडी इन एयर अपॉन वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वाटर, यानी कि अपरेंट वेट। ये कौन सा वेट लिखा हुआ है? अपरेंट वेट लिखा, अपरेंट वेट। इसी तरह से कोई लिक्विड है वाटर की जगह तो आप फॉर्मूला लिखोगे रो सब्सटेंस अपॉन रो लिक्विड, और ये बराबर हो जाएगा डब्ल्यू एयर, यानी कि वेट ऑफ बॉडी इन एयर अपॉन डब्ल्यू एयर माइनस डब्ल्यू लिक्विड। कोई बॉडी को आपने किसी रस्सी से बांध के, और एक बाल्टी है या कोई कंटेनर है जो जिसके अंदर कोई भी लिक्विड फिल है, उसके अंदर आपने रख दिया और वो रेस्ट में है, उसमें कोई भी मोशन नहीं है, तो उसकी जो रस्सी है, जो स्ट्रिंग है, उसके अंदर जो टेंशन होगी, वो टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा? डब्ल्यू माइनस एफ बी। डब्ल्यू क्या होगा? वेट होगा बॉडी का, और एफ बी क्या होगा? उसके ऊपर जो बायोंसी फोर्स लग रहा है। बायोंसी फोर्स आप जानते हैं, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। अगर वो पूरी की पूरी बॉडी अंदर चली गई तो पूरा का पूरा वॉल्यूम कंसीडर होगा, सिर्फ डेंसिटी चेंज हो जाएगी। डेंसिटी अब किसकी आ जाएगी? लिक्विड। यदि उस सिस्टम में एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है, वर्टिकल एक्सेलरेशन है तो जी प्लस ए लिख दोगे, और अगर डाउनवर्ड्स एक्सेलरेशन है तो क्या लिख दोगे? जी माइनस। तो अपवर्ड एक्सेलरेशन के लिए, अपवर्ड एक्सेलरेशन के लिए जी प्लस ए हो जाएगा, और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के लिए, डाउनवर्ड के लिए हो जाएगा जी माइनस। फिर यदि कोई बॉडी किसी फ्लूइड के अंदर नीचे जा रही है या ऊपर आ रही है तो उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लगेगा, क्योंकि वो मोशन में, एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन के लिए ए इक्वल्स टू रो एल, मतलब जो भी लिक्विड है वो, माइनस रो बी, बी का मतलब है जो बॉडी का जो डेंसिटी है वो, अपॉन रो बी इंटू। सिंपल सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाया है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, ए रो बी, ये किसके बराबर हो रहा है? रो एल इंटू जी माइनस रो बी इंटू जी। इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो आप, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा वी ए रो बी, ये बन जाएगा क्या? वी रो एल इंटू जी, और ये क्या बन जाएगा? वी रो बी इंटू जी। तो आपको ये सिंपल से समझ में आ गया होगा मैंने लिखा क्या है। मैंने यहाँ पर लिखा है एम ए इक्वल्स टू एफ बी माइनस वेट ऑफ बॉडी, मैंने ये लिखा, मैंने ये फॉर्मूला लिखा, और यही तो लग रहा है। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर फॉर्मूला क्या लग रहा है? बॉडी किधर की तरफ मोशन कर रही है? बॉडी किधर की तरफ मोशन कर रही है? बॉडी ऊपर की तरफ। न्यूटन लॉ ही तो लगाया मैंने, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग एम ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एफ बी माइनस डब्ल्यू, यही तो फॉर्मूला लगाया है। इस फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करके मैंने ऐसे लिख दिया, ए इक्वल्स टू रो एल माइनस रो बी अपॉन रो बी इंटू जी। ठीक, नेक्स्ट अब करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है उसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला है ओनली सॉलिड हैव फिक्स वॉल्यूम, दूसरा है सॉलिड एंड लिक्विड हैव फिक्स वॉल्यूम, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तीसरा है बोथ सॉलिड एंड लिक्विड डजंट हैव फिक्स वॉल्यूम, ये तीसरा तो गलत ही हो गया। लिक्विड हैव फिक्स वॉल्यूम, ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास बचे ए एंड बी, ओनली सॉलिड हैव फिक्स वॉल्यूम और सॉलिड एंड लिक्विड हैव फिक्स वॉल्यूम। Solid and liquid both have fixed volume. When we talk about fixed volume, जब हम fixed volume की बात करते हैं of solid और liquid, we mean its volume under atmospheric pressure. तो हम under atmospheric pressure के अंदर fixed volume की बात, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, fixed volume means volume under pressure, volume अंडर प्रेशर। ये हम कहां पर बात कर रहे हैं? अंडर प्रेशर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द shearing stress of fluid is about 10 times smaller than of solid. Second है the shearing stress of fluid is about 100 times. The shearing stress of fluid is about million times smaller than of
सॉलिड। शियर स्ट्रेस, देखो फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड की अगर बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड इज अ मैटर, फ्लूइड इज अ मैटर विच मूव्स अंडर शियर स्ट्रेस। जब उसके ऊपर शियर स्ट्रेस लगाया जाता है और या उसके ऊपर शियर फोर्स जब अप्लाई किया जाता है तो वो मूव करने स्टार्ट कर देता है। यानी कि पानी को मैं हल्का सा ऐसे भी उंगली करूंगा, ऐसे भी उसके ऊपर हाथ दिखाऊंगा, मतलब थोड़ा सा भी चलाऊंगा तो वो चलना चालू हो जाता है। यानी कि शियर फोर्स की जो वैल्यू है वो बहुत कम भी होती है तो भी वो चलना स्टार्ट कर देता है, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। तो फ्लूइड इज अ मैटर which undergoes or tends to move which tends to move when subjected to shear force। जब उसके ऊपर shear force लगता है, स्मॉलर अमाउंट shear force भी लगता है तो वो चलना चालू कर देता है, दैट इज नोन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। प्रेशर अप्लाइड टू एन enclosed fluid is transmitted and diminished to every point of the fluid and the walls of contained vessel, the law first formulated by Pascal का नियम। Which of the following conversion is correct? इनमें से कौन सा कन्वर्जन करेक्ट है? 1 atmospheric is equals to 1.01 into 10 power 4 पास्कल गलत है। 1 m of Hg is equals to 133 पास्कल, फिर लिखा है 1 टॉर और 1 बार। तो यहाँ पर जो लिखा है 1 एटमॉस्फेरिक इक्वल्स टू 1.01 into 10 power 4 पास्कल और 1 mm of Hg। देखो भाई, हमने पढ़ा था P इक्वल्स टू रो जी एच, P इक्वल्स टू रो जी एच, और यहाँ से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर आया था? 750 या 760 mm ऑफ एच जी आया, 760 mm ऑफ एच जी आया, mm है यहाँ पर, mm। एक मिनट, अब मेरे को निकालना है 1 mm। तो 1 mm के लिए मेरे को इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 mm ऑफ एच डी के लिए मेरे को 1 एटमॉस्फेरिक किसके बराबर? 101,325 पास्कल, है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब पास्कल। और इसको डिवाइड कर दिया मैंने 760 से। अब देखो ये आंसर कितना निकलेगा, इसको आप डिवाइड करोगे 101,325 को आप डिवाइड कर दो 760 से, तो ये आंसर आ जाएगा 133। तो 1 mm ऑफ एच डी ये किसके बराबर आ गया? 133 पास्कल। पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज, देखो प्रेशर जो है वो होता है डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा। जो प्रेशर के अंदर वो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन फिक्स है, डायरेक्शन फिक्स है, कंप्रेसिबल फोर्स, डायरेक्शन फिक्स। कौन सा फोर्स है ये? कंप्रेसिबल फोर्स, कंप्रेसिबल फोर्स। तो कंप्रेसिबल फोर्स है तो इसकी डायरेक्शन फिक्स हो गई। अब यहाँ पर केवल और केवल क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। तो इसलिए कौन सा फोर्स हो जाता है? ये स्केलर हो जाता है। प्रेशर जो है वो कौन सी क्वांटिटी हो जाती है? स्केलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर एट अ पॉइंट इनसाइड अ लिक्विड, प्रेशर एट अ पॉइंट इनसाइड अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन। प्रेशर जो है वो आता है रो जी एच। तो प्रेशर डिपेंड कर रहा है कि डेप्थ क्या है, हाइट क्या है, उस पर डिपेंड कर रहा है। कौन सा लिक्विड है वो उस पर डिपेंड कर रहा है। शेप क्या है कंटेनर की उससे कोई मतलब नहीं, शेप क्या है उससे कोई मतलब नहीं। कहने का मतलब है अगर आपके पास इस तरह के 3 कंटेनर रखे जाए, एक कंटेनर ऐसा रख दिया जाए और एक कंटेनर आपके पास कुछ ऐसा रख दिया जाए, तो इन तीनों कंटेनर में आपसे बोला जाए यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू बताओ, तो तीनों में प्रेशर की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी, क्योंकि जो प्रेशर है उसको शेप से कोई लेना देना नहीं है, उसको मतलब है रो से, तो मतलब है एच से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द प्रेशर एट डेप्थ h below the surface of liquid of density rho open to atmosphere is, देखो ये कोई हमने कंटेनर ले लिया, इसमें कोई लिक्विड है और ये फ्री सरफेस, ये फ्री सरफेस है। तो फ्री सरफेस के ऊपर जो प्रेशर होगा वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और हम यहाँ से किसी पॉइंट नीचे मेजर कर रहे हैं, लेट सपोज यहाँ पर प्रेशर मेजर कर रहे हो, तो आप नीचे आ रहे हो, कितना नीचे आ रहे हो? h। तो इस पॉइंट को अगर आप ए नाम दे देते हो तो पी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पी नॉट प्लस रो जी एच, पी नॉट प्लस रो जी एच। तो सिंपल सी बात है, हमने पहले शुरुआत में बात की थी कि नीचे जाओगे गहराई में तो प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमें ये पूछा है कि प्रेशर एट डेप्थ एच, तो डेप्थ का जो प्रेशर है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय रो जी एच। तो कितने डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा? रो जी एच से डिफरेंस ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ विंडो, एरिया दिया है इसका एंड डेप्थ दी है, तो हम क्या करेंगे? पहले प्रेशर निकाल लेंगे, फोर्स निकालने के लिए प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई।
तो प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, रो जी एच, है ना। तो रो जी एच, तो रो की जो वैल्यू है सबमरीन एट अ डेप्थ 2000 मीटर, तो रो पानी है तो पानी के लिए हो गया 1000, जी की वैल्यू आप 10 ले लो और एच की वैल्यू कितनी हो गई 2000। तो आपको फोर्स निकालना है, तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। एरिया कितना हो गया 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, यानी कि 10 पावर माइनस 4 से और मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ आएगा ये 2000 और ये इंटू 10 पावर 4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर 7, और इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 50 इंटू 50, ये 2500 इंटू 10 पावर माइनस 4। उसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 5 इंटू 10 पावर 6, 5 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स आर बेस्ड ऑन, हाइड्रोलिक ब्रेक किसके ऊपर बेस्ड होता है, पास्कल्स लॉ। तो है पीस ऑफ सॉलिड वेट्स 120 ग्राम इन एयर, 80 ग्राम इन वाटर एंड 60, देखो ये क्वेश्चन रिलेटिव डेंसिटी वाला, तो W एयर अपॉन W एयर माइनस W वाटर, तो एयर में कितना है पहले 120 ग्राम, 120 ग्राम अपॉन 120 माइनस 80, तो यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी फर्स्ट निकाल लो, तो 120 माइनस 80 40 हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3। फिर आप रिलेटिव डेंसिटी 2 निकाल लो, तो वो वैल्यू कितनी आएगी 120 अपॉन 120 माइनस 60, तो ये बनेगा 120 अपॉन 60, तो ये हो जाएगा 2। तो आपको रेशियो निकालना है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड दैट ऑफ लिक्विड आर रेस्पेक्टिवली, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड दैट ऑफ लिक्विड, तो एक तो आंसर आपके पास आएगा कितना 3, तो 3 आ गया रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो है वो आपके पास आ गई 3 आ गई, और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालना है, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड कैसे निकलेगा, इसका इसमें इससे डिवाइड कर दो, ये जो रिलेटिव डेंसिटी ये वाली है इसमें डिवाइड कर दो किससे, सेकंड वाली, तो आंसर आ जाएगा 3/2। तो एक आंसर आ गया 3 और एक आ जाएगा 3/2, ठीक है 2 नहीं लिखना है, एक आ गया 3 तो आ गया पहले वाले केस में रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड, और रिलेटिव डेंसिटी दैट ऑफ द लिक्विड, दैट ऑफ द लिक्विड वो कैसे आएगा, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको कंफ्यूजन है तो रिलेटिव डेंसिटी 2 के केस में आप ऐसे लिख सकते हो, W एयर माइनस W वाटर अपॉन W, ये कितना हो जाएगा एयर माइनस लिक्विड। अब आप इसको माइनस कर दो, 120 माइनस 60, लिक्विड का निकाल रहे हो ना, हाँ 1 अपॉन कर रहे हो, ये लिक्विड आएगा, यहाँ लिक्विड करो इसको आप ऐसे में निकाल सकते हो, W लिक्विड अपॉन W वाटर, 120 माइनस 60 अपॉन 120 माइनस 80, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये बनेगा कितना 60 अपॉन 80, तो 60 अपॉन 40, सॉरी 60 अपॉन 40 बनेगा, तो ये बन जाएगा 3/2, इसका आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, a block of wood floats in water with 4/5 of its volume submerged। नेक्स्ट कर देते हैं, तो ब्लॉक है उसका 5/4 वॉल्यूम सबमर्ज, यानी कि ये हिस्सा इसका जो है वो डूबा हुआ है, 4/5 टोटल वॉल्यूम अगर इसका कंसीडर कर लिया जाए B, तो आपसे पूछा है कि इफ सेम ब्लॉक जस्ट फ्लोट्स इन अ लिक्विड देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यदि सेम ब्लॉक लिक्विड में फ्लोट करे तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होगी, तो ये वाटर के पहले वाटर की बात हो रही है, तो उसकी केस में हम लगा देंगे फ्लोटेशन का लॉ, तो ब्लॉक का जो वेट होगा, ब्लॉक का वेट वो कितना होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इंटू जी, और वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, तो डिस्प्लेस फ्लूइड जो है उसके लिए वॉल्यूम कितना आएगा 4/5 V और रो वाटर और इंटू जी, तो यहां से रिलेशन मिलेगा रो ब्लॉक इंटू 4/5 और ये क्या मिलेगा रो वाटर, एक रिलेशन ये मिलेगा। अब कहा है कि यदि ये जो ब्लॉक है, यदि ये जो ब्लॉक है ये कहां पर सबमर्ज हो जाए, लिक्विड में हो जाए, इफ द सेम ब्लॉक जस्ट फ्लोट्स इन अ लिक्विड, इफ द सेम ब्लॉक जस्ट फ्लोट्स इन अ लिक्विड, तो उस केस में क्या होगा, दोनों का वॉल्यूम V रो ब्लॉक इंटू जी और V रो लिक्विड इंटू जी, तो इस केस में रो ब्लॉक किसके बराबर हो गया, रो L के बराबर हो गया, तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को इक्वल कर दो, तो यहाँ से रो लिक्विड किसके बराबर हो गया 4/5 ऑफ रो वाटर, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1000, तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे
4/5 इंटू 1000, ये आंसर आ जाएगा कितना, 800। तो आंसर आ जाएगा 800, तो करेक्ट आंसर इज 800। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है, इफ अ मैन इज सिटिंग इन अ बोट विच इज फ्लोटिंग इन अ पॉन्ड, इफ द मैन ड्रिंक्स सम वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, पानी पी लिया उस इंसान ने, तो जो लेवल ऑफ वाटर है वो क्या हो, फर्क पड़ेगा। जब वो कुछ पानी पिएगा तो उसका वेट रहेगा, वेट बढ़ेगा तो उतना ही अमाउंट जो वाटर है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी कि लेवल के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो क्या रहेगा, सेम, रिमेन्स अनचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन। An ice block having two similar metallic pieces is floating in water in a vessel as shown in figure। तो ये मेटालिक पीस है, ये आइस ब्लॉक के अंदर रखे। आइस ब्लॉक अगर लगातार पिघल रहा है, आइस ब्लॉक अगर लगातार पिघल रहा है तो उसका वेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उसका वेट कम हो रहा है तो जो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है वो उतना ही हटता जा रहा है, हटता जा रहा है, तो जो जो ब्लॉक है वो किधर की तरफ जाता जा रहा है, ऊपर की तरफ जाता है। वाटर लेवल फॉल्स, वाटर लेवल जो है, जो भी पहले वाटर लेवल था वो नीचे गिरता जाएगा क्योंकि उसका वेट कम होता जाएगा। जैसे जैसे इसका वेट कम होता जाएगा तो वाटर लेवल्स क्या होता जाएगा, फॉल्स होता जाएगा। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी। तो ये थे आज के लेक्चर के क्वेश्चन। अब इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस। होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय। तो वीडियो को छोड़ने से पहले बात कर लेते हैं हमारे रिजल्ट की। तो 2023 में मैंने ये कोर्सेज वगैरह स्टार्ट किए थे। तो 2023 की अगर मैं बात करूं तो CUET PG का मैंने पहली बार कोर्स स्टार्ट किया था। कुछ एक बच्चों ने IIT के लिए भी ज्वाइन किया था मुझे। तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स 2023 की मैं अगर बात करूं तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो बिग 4 यूनिवर्सिटीज मतलब DU, JNU, BHU और HCU में सेलेक्ट हुए थे। इसके अलावा कुछ एक स्टूडेंट्स IITs में भी सेलेक्ट हुए थे। बाकी जो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है लाइक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, पौंडीचेरी, उनमें भी काफी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। अगर मैं बात करूं 2024 की, 2024 का अभी काउंसलिंग चालू है, चाहे वो IIT JAM की बात कर लें, चाहे हम CUET PG की बात कर लें। फिर भी अगर मैं अभी तक जो मेरे पास अपडेट है उसकी मैं बात करूं तो अभी तक DU का जो भी रिजल्ट आया है उसके अंदर DU के अंदर 5 स्टूडेंट अभी तक सेलेक्ट हो चुके हैं, 2 स्टूडेंट JNU के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 स्टूडेंट पंजाब में, 5 स्टूडेंट BHU में सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 पौंडीचेरी में सेलेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा 4 से 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो IIT JAM के थ्रू IIT बॉम्बे में, IIT दिल्ली में और IIT कानपुर में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अगर आप लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं IIT JAM एग्जाम के लिए या CUET PG एग्जाम के लिए, तो आप ये ऐप जो है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा और जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां आप इस ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऐप में आपको CUET PG के लिए 2 कोर्स मिल जाएंगे अभी। एक है विक्टर बैच जो कि 2024 का रिकॉर्डेड बैच है, जिसकी प्राइस 3800 रुपीज है, जिसके अंदर आपको जो थ्योरी सेक्शन है, क्वेश्चन सेक्शन है, टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो सब अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ इस साल के लिए अगर फ्रेश कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप मंजिल CUET PG 2025 ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच अभी रनिंग में है। इसके अलावा अगर आप IIT JAM 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो होपफुली ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। वीडियो को छोड़ने के पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।